डिस्क्लेमर दोस्तों, आपका स्वागत है उस दुनिया में जहां कहानियां हकीकत नहीं, मनोरंजन है और हर ट्विस्ट का उद्देश्य है आपको मुस्कुराना, चौंकाना और इस सफर में जोड़े रखना। कृपया ध्यान दें, यहां दिखाए गए सभी कैरेक्टर, घटनाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी असली व्यक्ति, जगह या घटना से समानता सिर्फ संयोग है। कहानी का माहौल, ड्रामा और तड़का केवल मनोरंजन के लिए है। इसे वास्तविक जीवन में लागू करने की सलाह नहीं दी जाती। अगर सुनते सुनते आपका दिल तेज हो जाए, पुरानी यादें सक्रिय हो जाए या अचानक आपको लगे कि चलो किसी को कॉल करके सुलह कर लें, तो समझ लीजिए कि कहानी ने वाइब सही पकड़ी है, लेकिन वह फैसला आपका अपना होगा। यहां आपको मिलेगा तेज रफ्तार किस्से, भावनाओं की गर्माहट, रोमांच और रिश्तों की हलचल और ट्विस्ट जो दिल की गति बढ़ा देंगे। तो आराम से बैठिए, हेडफोन ठीक कीजिए और याद रखिए, मिथिक वाइब सिर्फ सुनने के लिए है, जीने के लिए नहीं। चले शुरू करें सफर। एपिसोड 201। एक घंटे का विश्राम। धड़ाम। ध्रुव के पहले 4 हमले हिमगोले से टकराए और प्रभाव पर फट गए, लेकिन ध्रुव और शून्य ने उस पर एक नज़र तक नहीं डाली। इसका कारण ये था कि उसका गुप्त 5वां हमला भी उसी समय तुषार के ऊपर प्रकट हुआ था। तीसरी व्यूहरचना जो उसने गुप्त रूप से 5वां हमला करने के लिए बनाई थी, वह पिछली 2 से बड़ी थी। चूंकि उसका लक्ष्य बड़ा था, वह एक बड़ा हमला करना चाहता था जो तुषार के आधे से अधिक शरीर को ढक सके। बेशक उसने ये सुनिश्चित किया कि हमला अग्नि तत्व का हो, क्योंकि उसने सोचा था कि यह हिम ड्रैगन तुषार के विरुद्ध अधिक प्रभावी था। तुषार जो अभी भी बर्फ की धाराएं भेजते हुए ध्रुव की दिशा में दौड़ रहा था, उसने तुरंत अपने ऊपर प्रकट हुए हमले को महसूस किया। उसने तुरंत हमला करना बंद कर दिया और बगल में हटने की कोशिश की, लेकिन जब वह हिलना चाहता था तो उसे पता चला कि हिलना वास्तव में काफी कठिन हो गया था। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर का कम से कम 1/4 हिस्सा उस मोटी कीचड़ में धंस गया था जो अचानक उसके नीचे बन गई थी। वह इतने कम समय में जल्दी से मुक्त नहीं हो सकता था, इसलिए उसने अपने पंख फैलाए इस उम्मीद में कि वह महत्वपूर्ण क्षण में उड़ जाएगा। तुषार 2 बार अपने पंख फड़फड़ाने में कामयाब रहा, लेकिन दुर्भाग्य से यह उसे कीचड़ से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था। इससे पहले कि हमला उसकी पीठ पर जोर से गिरा, धड़ाम, एक बड़ा विस्फोट हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, शून्य ने भी एक ही समय में एक ही स्थान पर निशाना साधते हुए विद्युत, अग्नि और अंधकार तत्व का हमला किया। ये देखकर ध्रुव ने भी हमला किया। उसे नहीं पता था कि ये हमले उसे मार सकते हैं या नहीं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वे कम से कम उसे कमजोर कर देंगे। लगभग 20 सेकंड के लगातार हमलों के बाद दोनों रुक गए और शून्य हाँफता हुआ ध्रुव के कंधे पर लौट आया। ध्रुव के लिए भी यह आसान समय नहीं था। तुषार को उनका पीछा करते और उन्हें पीटते हुए 20 मिनट से अधिक हो गए थे और तब से उसे आराम करने का समय नहीं मिला था। दूसरी ओर शून्य भागने के दौरान आराम करने में कामयाब रहा था। बस इतना था कि ध्रुव की तुलना में वही था जिसने सबसे अधिक मार खाई थी। तुम्हें लगता है कि हमने उसे हरा दिया? शून्य ने उस धुएं और धूल भरी जगह को देखते हुए पूछा जहां उन्होंने हमलों की बौछार की थी। नहीं, हमें यहां से निकलना होगा। ध्रुव उन हमलों से तुषार को मारने की अपनी संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं था, लेकिन वह आराम करने के लिए एक जगह खोजना चाहता था। उम्मीद है तुषार अब उनका पीछा नहीं करेगा। उसकी गणना के अनुसार उसके मित्रों को लगभग 3 घंटे के भीतर व्यूहरचना तक पहुंच जाना चाहिए और वह वर्तमान में व्यूहरचना से लगभग 4 घंटे दूर है। वह अपनी योजना के अनुसार मार्ग का अनुसरण करते हुए भागा, साथ ही आराम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने की उम्मीद भी कर रहा था। उसने ये पुष्टि करने के लिए प्रतीक्षा नहीं की कि उनके हमलों ने तुषार को क्षति पहुंचाई है या नहीं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ऐसा हुआ है, भले ही वो थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो। ध्रुव और शून्य के जंगल छोड़ने के 4 मिनट बाद धूल और धुआं अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था, लेकिन अब तुषार की आकृति ठीक से देखी जा सकती थी। वो इस समय कीचड़ भरे मैदान पर पसरा हुआ था और हल्की दर्दनाक कराहें निकाल रहा था। वह दोनों के हमलों से पूरी तरह से स्तब्ध था और उसे लगभग उन्हें मारने का आवेग हुआ। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसे इतनी मार कब पड़ी थी। चालाक मानव, कष्टप्रद बिल्ली, तुम भाग्यशाली हो कि मेरी शक्ति पर अंकुश लगा है, वरना मैंने तुम्हें इसके लिए इतनी बुरी तरह पीटा होता कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाते। अगर वो बूढ़ा आदमी नहीं होता तो मैं उन पर नरमी भी नहीं बरतता। हन धूल में से तुषार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उन्हें 1 घंटे के लिए आराम करने दूंगा, मुझे उनके हमलों से उबरने की आवश्यकता है। तुषार की आकृति हिली और वह जल्द ही धूल से बाहर निकल आया। जब वह नजर में आया तो उसके शल्कों को ढंकने वाला एक पारदर्शी बर्फीला शल्क जैसा कवच देखा जा सकता था, लेकिन उसके कुछ हिस्से गायब थे और उसके शल्कों पर कई काले धब्बे थे। ध्रुव और शून्य के हमलों में से जिससे वह सबसे अधिक घृणा करता था वह शून्य के अंधकार के हमले थे। उसके बाद ध्रुव के अग्नि तत्व के हमले थे। दोनों हमले इतने शक्तिशाली थे कि भले ही उसकी वर्तमान शक्ति ध्रुव के मामले में 5 चरण और शून्य के मामले में 6 चरण आगे थी, फिर भी वे उसकी रक्षा को तोड़ने में कामयाब रहे।
तुषार के धूल से बाहर आने और एक पेड़ के किनारे लेटने के बाद वृद्ध पुरुष एक बार फिर उसके सामने प्रकट हुआ। ये सोचना कि वे तुम्हारी रक्षा को तोड़ने में सक्षम होंगे। वृद्ध पुरुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर वे अकेले होते तो उनके पास कोई अवसर नहीं होता। तुषार ने अस्वीकृति में कहा, लेकिन तुम्हें मानना होगा वे काफी शक्तिशाली हैं और चतुर भी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वे तुम्हें इतने सरल तरीके से फंसा लेंगे। अगर तुम किसी और जोड़ी का सामना कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी दयनीय स्थिति में होते। वृद्ध पुरुष ने कहा, हन उस लड़के की प्रशंसा करना बंद करो। अगर तुमने यह नहीं कहा होता कि मुझे उसे मारना नहीं चाहिए तो वह बहुत पहले मर चुका होता। तुषार ने कहने से पहले उपहास किया, लेकिन तुम्हें उन्हें श्रेय देना होगा, उन्होंने कोशिश की। वृद्ध पुरुष ने कहा, ठीक है। तुषार ने सिर हिलाया, तो तुम यहाँ क्यों हो? वृद्ध पुरुष ने दूसरी दिशा में घूरते हुए पूछा। वो इस समय ध्रुव और शून्य को भागते हुए देख सकता था। वे जंगल भी छोड़ चुके थे और वर्तमान में एक इमारत की दिशा में जा रहे थे। मैं उन्हें 1 घंटे का विश्राम दे रहा हूँ। कम से कम उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, वरना वे वास्तव में मेरे हमलों से मर सकते हैं। तुषार ने अपनी आंखें बंद करने से पहले कहा। वो मूल रूप से जितना शक्तिशाली था, उसे अपनी आत्मिक चेतना से दोनों का पता लगाने में कोई समस्या नहीं थी। यद्यपि उसकी वास्तविक शक्ति प्रतिबंधित थी, फिर भी वो आसानी से अपनी मूल शक्तिशाली आत्मिक चेतना का उपयोग कर सकता था। ठीक है, इस बार उसे और जोर से धकेलने की कोशिश करो। तुम बिल्ली को बहुत अधिक पीट रहे हो, वृद्ध पुरुष ने कहा। वह लड़ाई देख रहा था और ध्रुव की तुलना में उसने देखा कि शून्य ही वह था जिसे तुषार द्वारा अधिक पीटा जा रहा था। मुझे लगता है कि वह लड़का चाहता है कि बिल्ली को पीटा जाए, इसलिए मैं बस उसकी सहायता कर रहा हूँ, तुषार ने कहा। ओह, मैंने ये भी देखा कि जब मैंने उसे पहले मारा था तो उसकी शारीरिक रक्षा अद्भुत थी, उसने जोड़ा। ठीक उसी की तरह हम। ठीक है, उसे और जोर से धकेलने की कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है, वृद्ध पुरुष ने गायब होने से पहले कहा। ओह, मेरे पास पहले से ही तुम्हारी मणि है। वृद्ध पुरुष की आवाज शून्य से गूंजी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। 30 मिनट बाद ध्रुव और शून्य को एक जंगल से तेजी से बाहर निकलते और एक इमारत की दिशा में जाते देखा जा सकता था। जिस जंगल में वे तुषार से लड़ रहे थे, उसे छोड़ने के बाद वे यहां पहुंचने से पहले कई इमारतों के साथ साथ 2 और जंगलों से गुजरे थे। ध्रुव को यह भी नहीं पता था कि वह कितनी दूर भाग चुका है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वह तुषार से कम 40 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अब जाकर उसने आराम करने का निश्चय किया। एक बार जब वह स्वस्थ हो जाएगा तो वह व्यूहरचना की ओर बढ़ेगा। मुझे लगता है कि उसने हमारा पीछा करना बंद कर दिया है, शून्य ने ध्रुव के कंधे पर आराम करते हुए कहा। मुझे भी, लेकिन बेहतर है कि हम थोड़ी देर आराम करने के बाद निकल जाएं। ध्रुव ने परिसर में प्रवेश करने से पहले उत्तर दिया। उसने चारों ओर देखा और कुछ राक्षसी प्राणियों के अलावा उसे और कुछ नहीं दिखा। सभी प्राणी रहस्यमयी स्तर के थे, इसलिए ध्रुव ने बस अपना कहीं अधिक श्रेष्ठ तेज छोड़ा, जिससे वे प्राणी डर कर भाग गए। उसने जिस कमरे में प्रवेश किया उसके बाहर कुछ रक्षात्मक व्यूहरचनाएं बनाई, फिर ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर लालच से उस क्षेत्र में तात्विक सार को अवशोषित करने लगा, जिससे थके हुए ध्रुव को फिर से जीवंत किया गया और उसके पवन और विद्युत तत्व के भंडार को भी भर दिया गया। अपने सभी तत्वों में से वे ही थे जिनका उसने सबसे अधिक उपयोग किया था, क्योंकि उसे भागते समय लगातार उन्हें अपने शरीर में प्रवाहित करना पड़ता था। इसलिए जब वह तात्विक सार को अवशोषित कर रहा था तो उसने उन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या उसे एक बार फिर भागना पड़ सकता है। ध्रुव की तात्विक मणिकाओं में पवन और विद्युत तत्व का भंडार लगभग भर गया था, जबकि उसके अन्य तत्व एक बार फिर से भर गए थे। अगर यह कोई और होता तो उन्हें अपने पवन और विद्युत तत्व को लगभग फिर से भरने में उसके द्वारा लिए गए समय से कम 2 गुना समय लगता, लेकिन दूसरों की तुलना में उसकी अवशोषण दर तेज थी। शून्य, चलो चलें। उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा। वो इस समय ऊर्जावान महसूस कर रहा था और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार था। अब वह इस जगह को किसी भी चीज से ज्यादा छोड़ना चाहता था। अगर वह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो वह शायद अगले 3 घंटे के भीतर वहां पहुंच सकता है, जिससे वह कैरों और दूसरों के वहां पहुंचने के अनुमानित समय से 1 घंटा देर से पहुंचेगा। ठीक है, शून्य जो पहले आराम कर रहा था, उसने अपनी आंखें खोली और उसके कंधे पर कूद गया। ध्रुव कमरे से बाहर आया, इमारत से बाहर निकला और एक बार फिर व्यूहरचना की ओर अपनी दौड़ शुरू कर दी। उन्हें पता नहीं था कि तुषार ने एक बार फिर से अपना पीछा शुरू कर दिया था। ध्रुव और शून्य 15 मिनट में विभिन्न इलाकों से तेजी से गुजरे, एक जंगल में प्रवेश करने से लेकर एक ऊंचे घास के मैदान से गुजरने तक, और वर्तमान में एक पहाड़ पर थे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने से ठीक पहले शून्य अचानक खड़ा हो गया और उनके पीछे देखने लगा। धत्व आ रहा है, उसने ध्रुव से जल्दी से कहा। ड्रैगन, ध्रुव ने पूछा। शून्य ने उदास चेहरे के साथ सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ। अगर उसके पास सच में मणि होती तो वह तुषार से पहली बार मार खाने के बाद उसे लौटा देता, लेकिन अब उसने न केवल मणि खो दी थी बल्कि उसके लिए उसे पीटा जा रहा था।
हालांकि सब कुछ पहली बार में उसी की गलती थी, फिर भी वो इस बात से स्तब्ध था कि मनी अचानक कैसे गायब हो गई। जब वे पहले इमारत में आराम कर रहे थे तो उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने आकाश भंडार को फिर से जांचा था। इस बार उसने इसे सावधानीपूर्वक देखा, लेकिन उसे फिर भी मनी नहीं मिली। उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी थी जैसे किसी ऐसी चीज को चुराने के लिए पीटा जा रहा हो जिसे आप लौटाने की योजना बना रहे थे, लेकिन रास्ते में उसे खो दिया। केवल उसके मामले में उसने पीटे जाने के बाद उसे लौटाने के बारे में सोचा, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह जा चुकी थी। क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हारे पास मनी नहीं है? ध्रुव ने एक बार फिर पूछा। उसे अभी भी शून्य की कही बात पर संदेह था। उसे दोष नहीं दिया जा सकता था क्योंकि शून्य को चमकदार चीजें पसंद थीं। नहीं है, अगर मुझे पता होता कि वह इतना शक्तिशाली है तो मैंने उसे नहीं लिया होता, शून्य ने पश्चाताप के साथ कहा। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है, ध्रुव ने अपनी गति बढ़ाने से पहले कहा। उसकी इंद्रियां शून्य जितनी तेज नहीं थीं, लेकिन चूंकि तुषार अभी तक उसकी सीमा में नहीं आया था, इसका मतलब था कि वह अभी भी कुछ दूरी पर था। ये दोनों के लिए एक रणनीति बनाने का एक मूल्यवान समय था, इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ ले। ध्रुव कुछ करने के बारे में सोचते हुए दौड़ता रहा। आश्चर्यजनक रूप से उसने खुद से पूछा, अगर कैरो यहाँ होता तो वह क्या करता? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, एकमात्र उत्तर जो वह सोच सकता था वह था, बिल्ली की बलि दे दो। वह से बिना नहीं रह सका और शून्य पर एक नज़र डाली, शायद मैं इसे आजमा सकता हूँ, उसने मन ही मन सोचा। ध्रुव को पहाड़ से उतरने में और 2 मिनट लगे रास्ते में दिखी इमारतों को पार करते हुए, और 5 मिनट बाद ध्रुव को तुषार का तेज महसूस होने लगा। वह करीब आ रहा है, उसने सोचा। अगले 2 मिनट में ध्रुव ने पीछे देखने पर तुषार की आकृति देखी। आकाश में 6 मीटर से अधिक के नीले ड्रैगन को देखना वास्तव में कठिन नहीं था, खासकर उसके पंख फैले होने पर। वह इस समय एक खुले मैदान में दौड़ रहा था जो ढलान पर जाता हुआ लग रहा था। धड़ाम एक हिमशूल ध्रुव के पैरों के नीचे से आया जिसने उसे ऊपर धकेल दिया। सौभाग्य से ध्रुव ने अपने शारीरिक शरीर को बहुत प्रशिक्षित किया था, इसलिए वह बर्फ से मिले उछाल का उपयोग करके तेजी से आगे कूदने में कामयाब रहा। वह गति के कारण एक लुढ़कन करने से पहले जमीन पर उतरा। जैसे ही वह फिर से उठा, उसने तुरंत दौड़ना जारी रखा। इस बार तुषार ने बर्फ के गोले दागे जो किसी भी चीज के संपर्क में आने पर फट जाते थे। बर्फ के गोले फटने के बाद वे बर्फ छोड़ेंगे जो उनके 1 मीटर के भीतर किसी भी चीज को जमा देगी। धक धक धक, ध्रुव आकाश से गिर रहे बर्फ के गोलों से बचते हुए भागा। ये पीछा लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा, जब बर्फ के गोले की जमने की सीमा के 1 मीटर के दायरे में आने के बाद दुर्भाग्य से ध्रुव का एक पैर जम गया। बर्फ ने उसके बाएं पैर को पैर से लेकर जांघ तक जमा दिया। धत तेरे की, चलो चलो चलो, ध्रुव ने आग्रह किया, क्योंकि जब उसने अपनी अग्निसार को अपने पैर में प्रवाहित किया तो उसके पैरों पर बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। लेकिन समस्या ये थी कि तुषार उनके करीब आ रहा था। हाँ, मैं मुक्त हूँ, ध्रुव ने अपने पैर से बर्फ पूरी तरह पिघलने के बाद कहा। धड़ाम तुषार जमीन पर उतरा, उसका रास्ता रोकते हुए। धत में तो फंस गया, ध्रुव ने तुरंत शाप दिया। जब वह मुड़ा तो उसने तुषार को अपने सामने देखा। उसके मन में एक दृश्य तेजी से चला। यह वह दृश्य था जिसमें वह शून्य को बलि के रूप में अर्पित कर रहा था और तुषार उसे जाने दे रहा था। उसने जल्दी से उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया क्योंकि वह जानता था कि यह अवास्तविक था। ड्रैगन महोदय, बस आपको बता दूं, उसी ने आपकी मणि चुराई थी। ध्रुव ने शून्य की ओर इशारा किया जो उसके कंधे पर था। तुम मुझे बेच रहे हो, शून्य ने तुरंत शिकायत की। अच्छा है, हम बराबर हो गए, ध्रुव ने उपहास किया। मैंने तुम्हें कब बेचा? शून्य ने गलत महसूस करते हुए पूछा। ओ, उन सभी समयों के बारे में क्या जब तुमने अपने जुनून के कारण लगभग मेरी मृत्यु का कारण बना दिया? अगर हम इससे बच गए तो तुम्हें केवल वही चुराने की अनुमति है जो मेरी जान को खतरे में डाल सकता है, जानते हो क्या? अगर तुम कुछ चुराना चाहते हो तो पहले मुझे बताओ, ध्रुव ने गुस्से में जवाब दिया, इस पीछा से महसूस हुई सारी दबी हुई हताशा को बाहर निकालते हुए। क्या इसका मतलब यह है कि मैं सम्राट का मुकुट नहीं चुरा सकता? शून्य ने पूछा। उसने वापस बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह जानता था कि वह गलत था। क्या तुमने मेरी एक भी बात सुनी? वो मत चुराओ जो मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। सम्राट का मुकुट न केवल मेरी मृत्यु का कारण बनेगा बल्कि यह उन लोगों को भी खतरे में डालेगा जिन्हें मैं जानता हूँ। ध्रुव उस पर चिल्लाया। ओ, मुझे इसके लिए खेद है, बस बात यह है कि वह चमकदार था। शून्य ने माफी मांगी। तुम्हें चमकदार चीजें क्यों पसंद है? ध्रुव पूछे बिना नहीं रह सका। ईमानदारी से मुझे कोई पता नहीं है, शून्य ने कुछ समय बाद उत्तर दिया। दुर्भाग्य से दोनों के लिए तुषार के पास उनके लिए प्रतीक्षा करने का समय नहीं था और उसने तुरंत हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान शून्य को तुषार की पूंछ से पटक दिया गया था। एक बर्फ के गोले से मारा गया था जो फट गया, जिससे वह जम गया और उसे हर संभव दिशा में उड़ा दिया गया था, यहाँ तक कि नीचे की ओर भी। मैं अब और नहीं सह सकता, हमें भागना होगा, शून्य 8वीं बार जमीन से टकराने के बाद चिल्लाया। तुम अभी भी जारी रख सकते हो, ध्रुव ने शून्य को खुद को संभालने का समय देने के लिए तुषार के हमलों को रोकते हुए उपहास किया। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, उन सभी गर्दों को देखो जो मैंने जमीन पर बनाए हैं।
देखो, एक तो लगभग 2 मीटर तक खिंचा हुआ है, मैं तो लंबाई में आधा मीटर के करीब भी नहीं हूँ। शून्य ने ध्रुव को वे सभी छोटे गड्ढे दिखाते हुए शिकायत की जो उसकी आकृति ने जमीन से टकराने के बाद बनाए थे। एक गड्ढा विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला था क्योंकि वह लगभग 2 मीटर की दूरी तक खिंचा हुआ था। यह उस समय का था जब तुषार की पूंछ शून्य से टकराई थी, जिससे वह जमीन से जा टकराया था। इस तथ्य के बावजूद कि शून्य ही सबसे अधिक मार खा रहा था, ध्रुव भी विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं रहा था। जब भी शून्य मैदान से बाहर होता, उसे शून्य को बचाने की कोशिश करने के लिए अकेले तुषार का सामना करना पड़ता था। तुषार को उन्हें पकड़े हुए 5 मिनट से अधिक हो गए थे और वे एक बार भी उस पर प्रहार नहीं कर पाए थे। उनके सभी हमले या तो तुषार के हमलों से नष्ट हो गए थे या उस हिमगोले द्वारा रोक दिए गए थे जो केवल तभी प्रकट होता था जब कोई हमला उसके करीब आता था। ध्रुव के पास वर्तमान में 3 अंकन स्थापित थे जो बार बार हमला कर रहे थे, साथ ही उसके व्यक्तिगत हमले भी यही एकमात्र कारण था कि वे अभी भी जीवित थे। तुषार को विचलित करना ही एकमात्र चीज थी जो ध्रुव इस समय कर सकता था। शून्य के आकाश तत्व के बिना उसके लिए हिमगोले को पार करना लगभग असंभव था, क्योंकि जब वह उसे नष्ट करने में कामयाब हो भी जाता तो तुषार आसानी से बच निकलता और दूसरा बना लेता। उसने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि तुषार के करीब जाने से वह और अधिक खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए उसने इसके विरुद्ध निर्णय लिया। साथ ही तुषार से मिले पूंछ के प्रहार के दर्द को याद करने के बाद वह जानता था कि यह सोचना एक मूर्ख की इच्छा थी कि उसकी शारीरिक शक्ति उसकी बराबरी पर या उससे भी अधिक मजबूत होगी। लगता है मुझे फिर से उसका उपयोग करना होगा, ध्रुव ने सोचा। समय बर्बाद किए बिना उसने जल्दी से अपने पैरों के माध्यम से जलसार को युद्ध के मैदान के विभिन्न हिस्सों में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद थी कि वह एक बार फिर तुषार को फंसाएगा, इससे पहले कि वह और शून्य अपने सबसे मजबूत हमलों से हमला करें। लेकिन वह ये देखकर दंग रह गया कि जब उसका जलसार तुषार के 2 मीटर के दायरे में आ जाता तो वह अचानक उससे संपर्क खो देता। ऐसा लगता था जैसे वह अचानक जम गया हो। ध्रुव ने फिर से कोशिश की और परिणाम पहली बार जैसा ही था। वह तुषार की आंखों में देखे बिना नहीं रह सका और उसकी आंखों से वह बता सकता था कि उसने पता लगा लिया था कि वह क्या करना चाहता है और उसे रोक दिया। मुझे थोड़ी देर के लिए विलयवस्था का उपयोग करना होगा और फिर जितनी जल्दी हो सके भागना होगा, ध्रुव ने सोचा। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, उसे विलयवस्था का उपयोग करना पड़ा ताकि उन्हें भागने का अवसर मिल सके। उम्मीद है वह तुषार पर और भी अधिक प्रहार कर पाएगा, आखिरकार वे एक ही चरण में होंगे। शून्य, मुझे कुछ समय दो, मैं अब उस तकनीक का उपयोग करने जा रहा हूं, उसने शून्य से कहा जो युद्ध के मैदान में बने नए गड्ढे से बस खड़े होने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार शून्य ने प्रसन्नता में कहा और गायब हो गया, और जैसे ही वो फिर से दिखाई दिया उसने तुषार पर हमला कर दिया। ध्रुव ने तुषार से आने वाले किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए एक पृथ्वी दीवार बनाई और अपनी तात्विक मणिकाओं को मिलाने पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि यह पहली बार नहीं था जब वह ऐसा कर रहा था, यह पहले से तेज था। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि उसने लगभग 1 या 2 महीने पहले विलयवस्था का उपयोग किया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है या नहीं। तात्विक मणिकाएं जल्दी से विलीन हो गई, जिससे ध्रुव केंद्र में होने के साथ एक आघात तरंग निकली। जल्द ही उसका चरण चौथे से 5वें चरण तक बढ़ गया और फिर यह रुकने से पहले 9वें चरण तक पहुंच गया। धड़ाम तीव्र गतिविधि ने तुरंत तुषार को सचेत कर दिया, जो शून्य को पीटने का अच्छा समय बिता रहा था। उसने ध्रुव की शक्ति में अचानक वृद्धि को महसूस किया और स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। मानव इतना सुधार कैसे कर सकता है, उसने सोचा। तुषार उन तकनीकों के बारे में जानता था जो उनके उपयोगकर्ताओं की शक्ति को बढ़ाती थीं, लेकिन इतना नहीं, खासकर उस स्तर को देखते हुए जिस पर ध्रुव था। लगता है बूढ़ा आदमी इसके बारे में जानता था। ठीक है, अब चीजें थोड़ी और रोचक हो जाएंगी, तुषार ने सोचा। वह दोनों को पीट पीट कर थोड़ा थक गया था, लेकिन चूंकि ध्रुव वास्तव में अपनी शक्ति को इस स्तर तक सुधार सकता था तो लड़ाई अब उबाऊ नहीं होगी। उसने जमीन पर पैर पटका और जहां उसका अगला पैर छुआ वहां से जमीन धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगी। 10 सेकंड में उसने 30 मीटर के दायरे में क्षेत्र को ढक लिया। उसने जल्दी से गति पकड़ी और जल्द ही तुषार के सामने आ गया। विलयवस्था में होने से उसे तुषार के करीब जाने का अधिक आत्मविश्वास मिला। वह जानता था कि तुषार का शरीर उसके शरीर से कहीं अधिक मजबूत था, लेकिन वह फिर भी इसे आजमाना चाहता था। उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में भींच लिया और तुषार पर एक घूंसा मारा। तुषार 3 मीटर पीछे हट गया और हिमगोला एक बार फिर प्रकट हुआ, जिसने ध्रुव के घूंसे को रोक दिया। कड़क दरारें जल्दी से हिमगोले पर फैल गईं, लेकिन वह टिकने में कामयाब रहा। ध्रुव परेशान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने बिजली की गति से एक और घूंसा मारने के लिए जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। इस बार उसकी मुट्ठी एक जलते हुए दस्ताने की तरह नीली ज्वालाओं से ढकी हुई थी। उसे यह विचार एक तकनीक से मिला था जो उसने चंद्र अकादमी से पहली बार बाहर निकलते समय उठाई थी, वज्रमुष्टि। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे चुनने पर उसे बाद में पछतावा हुआ, क्योंकि उसे इसका उपयोग करने का कभी मौका नहीं मिला।
धड़ाम पहले से ही फटा हुआ हिमगोला फट गया और ध्रुव के हाथ में जलता हुआ दस्ताना उसके हाथ से निकलकर सीधे तुषार की ओर चला गया। तुषार के पास हमले से बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से सुधार किया और जलती हुई मुट्ठी पर अपना पंजा मारा। धड़ाम बर्फ और आग दो दिशाओं में फट गए। ध्रुव शांति से उसी स्थान पर खड़ा रहा और देखता रहा कि कैसे तुषार उसके हमले को रोकने में सक्षम था। शून्य, उसने पुकारा। जब वह विलयवस्था का उपयोग कर रहा था तब भी वो अर्ध ड्रैगन को नहीं हरा सका था, इसलिए उसने एक ही शक्ति वाले असली ड्रैगन के खिलाफ लड़ने की धृष्टता नहीं की। तुषार उस अर्ध ड्रैगन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर उन्हें इस दुष्स्वप्न से बचना है तो उसे शून्य की सहायता की आवश्यकता थी। उस हमले को रोकने के बाद तुषार उत्साह से दहाड़ा और हिमशूल ध्रुव पर चले गए। ध्रुव ने जल्दी से तुषार के बचाव के पिछले तरीके का इस्तेमाल किया। उसने अपने चारों ओर एक अग्निगोला बनाया जो हिमशूलों का आसानी से सामना करने में कामयाब रहा, उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया। रोकने के बाद उसने तुषार की ओर इशारा किया और अग्निगोले लगातार अग्निगोले से निकलकर उसकी दिशा में जाने लगे। तुषार ने बर्फ की एक धारा उगलकर जवाब दिया जिसने अधिकांश अग्निगोलों को नष्ट कर दिया, लेकिन शून्य के आकाश तत्व की बदौलत कुछ अभी भी उसे मारने में कामयाब रहे। तीनों आगे पीछे लड़ते रहे और आश्चर्यजनक रूप से तुषार ही था जिसके पास बढ़त थी। 1 मिनट के भीतर उसने ध्रुव को कई बार हवा में उड़ा दिया था और उसके शरीर के कुछ हिस्सों को भी जमा दिया था। इसी तरह इस 1 मिनट में ध्रुव और शून्य ने उसका सामना करने के बाद से उसे पहले से कहीं अधिक बार मारा था। तुषार के पूंछ के प्रहार से बचने में कामयाब होने के बाद ध्रुव आकाश में उड़ गया, हवा में बीच में खड़ा था और उसके छोटे बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे। वो तुषार के साथ हुई 1 मिनट की गहन लड़ाई से पसीना पसीना हो गया था, लेकिन वह ज्यादा देर आराम नहीं कर सका क्योंकि तुषार ने एक बार फिर हमला कर दिया। शून्य, उसके करीब मत जाना, ध्रुव ने चेतावनी दी, इससे पहले कि उसके हाथों में एक बहुरंगी गोला प्रकट हो। जैसे ही शून्य ने गोला देखा वह तुरंत पीछे हट गया क्योंकि वह जानता था कि यह कितना शक्तिशाली था। दूसरी ओर तुषार ने जिज्ञासा से गोले को देखा और उसकी बड़ी आंखों में आश्चर्य देखा जा सकता था। वो इतनी शक्तिशाली चीज कैसे चला सकता है? तुषार हैरान रह गया। उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था जब उसने बहुरंगी गोले को एक भयावह गति से अपनी ओर आते देखा। वो बच नहीं सकता था, इसलिए वो जल्दी से अपने रक्षात्मक मोड में चला गया। हिमगोला साथ ही उसके शरीर को ढकने वाला पारदर्शी बर्फीला शल्क जैसा कवच लगभग तुरंत प्रकट हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वे पर्याप्त नहीं हैं। इसके साथ उसने एक बर्फ का स्तंभ बनाया जिसे उसने गोले पर भेजा, उसे नष्ट करने की उम्मीद में। जिस गति से गोला चल रहा था उसे देखते हुए वह बर्फ के स्तंभ के बनने के लगभग तुरंत बाद उसके करीब पहुंच गया, इसलिए ये गोले से टकराने से पहले वास्तव में ज्यादा नहीं हिला। धड़ाम, गोले के बर्फ के स्तंभ से संपर्क करते ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ध्रुव जो हवा में था उसने शून्य को अपने कंधे पर प्रकट होते महसूस किया। चलो चलें। रुको, शून्य ने उसे रोका। क्या एक और फेंको? तुम जानते हो, बस सुनिश्चित करने के लिए। ध्रुव को शून्य का विचार बुरा नहीं लगा। जल्द ही एक और गोला उस विस्फोट में फेंक दिया गया जो अभी भी और बढ़ रहा था। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह उस स्थान पर निशाना लगाए जहां उसने पहले तुषार को देखा था। पहला विस्फोट अभी अपने चरम पर भी नहीं पहुंचा था कि दूसरा किसी चीज से संपर्क करने के बाद फट गया। धड़ाम, ध्रुव विस्फोट के परिणाम को देखने के लिए इंतजार किए बिना जल्दी से घटनास्थल से दूर उड़ गया। इस लड़ाई के अर्ध ड्रैगन के साथ वाली लड़ाई से थोड़ा आसान महसूस होने का एकमात्र कारण उनके चारों ओर विशाल स्थान था। यहां तुषार उन्हें घेर नहीं सकता था। परीक्षा भूमि की गहराई में एक पर्वत शिखर पर वृद्ध पुरुष इस समय तुषार और ध्रुव के बीच की लड़ाई देख रहा था, जबकि कृष अपने सामने की व्यूहरचना का अध्ययन करने में व्यस्त था। वृद्ध पुरुष देखता रहा कि कैसे तुषार दोनों को पीट रहा था और फिर कैसे ध्रुव एक पृथ्वी दीवार के पीछे छिप गया। पहले तो वह इससे हैरान हुआ, लेकिन जब उसने ध्रुव की ऊर्जा को हर सेकंड बढ़ते हुए महसूस किया तो सब कुछ समझ में आ गया। ओह, यह वह है, वो तुरंत प्रवेश क्यों नहीं कर सकता? उसने धीमी आवाज में खुद से पूछा। कृष्ण ने उस आदमी को देखा जब वह कुछ बड़बड़ा रहा था जो उसे बकवास लग रहा था क्योंकि वह ठीक से सुन नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि शायद बूढ़ा आदमी जल्द ही पागल हो जाएगा। ओह, वो अब उसका उपयोग कर सकता है। बहुत बढ़िया। कितना चतुर, यह सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर हमला करना कि प्रतिद्वंद्वी कम से कम घायल हो। वृद्ध पुरुष ने धीरे धीरे बड़बड़ाया जब ध्रुव ने तुषार पर फिर से हमला करने के लिए गोले का इस्तेमाल किया। लेकिन वह काफी सतर्क है, वृद्ध पुरुष ने कहा जब उसने ध्रुव को दूसरी बार गोले का उपयोग करते ही भागते देखा। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि वृद्ध पुरुष चला गया है वह तुरंत खुशी से मुस्कुराया। हे, वो बूढ़ा आदमी, उसे नहीं पता था कि मैंने 30 मिनट पहले ही इसे तोड़ने का तरीका पता लगा लिया था। उसने व्यूहरचना की ओर चलते हुए सोचा। भूरा ने उसे घूरा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा नहीं था कि वह बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह समय की बर्बादी थी क्योंकि बूढ़ा आदमी उन्हें दूर जाने से पहले ही वापस ले आएगा।
कृष ये भी जानता था, वह जानता था कि वह बच नहीं सकता, लेकिन वह बस व्यूहरचना को तोड़ना और इस जगह की और जांच करना चाहता था। व्यूहरचना पर पहुंचने पर कृष ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मिक चेतना का उपयोग करके एक ऐसी व्यूहरचना बनाई जो उस कमजोर कड़ी को तोड़ देगी जिसे उसने व्यूहरचना में बहुत पहले पाया था। लेकिन अगले ही पल धत तेरे की वह चालाक बूढ़ा आदमी, कृष ने झुंझलाहट में चिल्लाया। वृद्ध पुरुष जानता था कि उसने व्यूहरचना को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया है, इसलिए उसने इसे थोड़ा संशोधित कर दिया। इसने बदले में कृष के पिछले प्रयास को व्यर्थ कर दिया। ठीक है, मैं हार मानता हूं, उसने निराशा से सोचा, लेकिन इसने उसे व्यूहरचना का अध्ययन करने से नहीं रोका। उसे व्यूहरचनाओं पर और अधिक ज्ञान की आवश्यकता थी और वृद्ध पुरुष उसे यह मुफ्त में दे रहा था। दुर्भाग्य से मैं उन्हें अपने अनमोल रसोइये को नहीं सिखा सकता। वृद्ध पुरुष जल्द ही युद्ध स्थल पर प्रकट हुआ। बेशक ध्रुव और शून्य बहुत पहले जा चुके थे। उसने अपना हाथ हिलाया और उस क्षेत्र में धुआं और धूल शांत हो गई। पहाड़ी का वर्तमान में उस रूप से कोई मेल नहीं था जैसा वह 10 मिनट पहले ध्रुव और तुषार के लड़ने से पहले दिखती थी। जिस स्थान पर तुषार पहले खड़ा था वहां 10 मीटर से अधिक गहरा गड्ढा था और आसपास का क्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे किसी जगह पर अभी अभी तेज जलन हुई हो, क्योंकि हर जगह राख उड़ रही थी। तकनीकी रूप से ऐसा ही हुआ था। गड्ढे में तुषार को जमीन पर पसरा हुआ देखा जा सकता था। उसका पारदर्शी बर्फीला कवच पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसके शरीर के अधिकांश हिस्से झुलस गए थे। फिर भी उसका कोई भी कवच जैसा शल्क नहीं हटा था, वे केवल झुलसे हुए थे और कुछ नहीं। जब उसने देखा कि विस्फोट का प्रभाव अचानक गायब हो गया तो उसने अनुमान लगाया कि यह वृद्ध पुरुष का काम था। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, थोड़ा लड़खड़ाया और फिर अपना संतुलन पाया, अपने शरीर को हिलाया और गड्ढे से बाहर कूद गया। वो कुछ खास है, तुषार ने ध्रुव और शून्य के भागने की दिशा में अपनी नजरें टिकाने से पहले प्रशंसा की। खैर, यह सामान्य है क्योंकि उसे वो विरासत में मिला है, वृद्ध पुरुष ने रहस्यमय ढंग से कहा। हर कोई नहीं जानता था कि ध्रुव के शरीर के अंदर क्या था, लेकिन वह जानता था। वह इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। यही कारण था कि जब उसने ध्रुव को ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करते देखा तो वह हैरान नहीं हुआ। अगर किसी बात पर वह हैरान था तो वह ध्रुव द्वारा प्रदर्शित शक्ति से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा कि इस चरण में अपने शिष्य की तुलना में ध्रुव में शक्ति की कमी लग रही थी। जब वो छोटा लड़का इस चरण में था तो उसे तुषार को हराने में कोई समस्या नहीं होती। वृद्ध पुरुष ने मन ही मन सोचा, उसे क्या विरासत में मिला है? तुषार ने उत्सुकता से पूछा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करनी चाहिए। क्या तुम अभी भी उनका पीछा करने की योजना बना रहे हो? वृद्ध पुरुष ने पूछा। वो बता सकता था कि तुषार ठीक था। तुषार की वास्तविक शक्ति को देखते हुए उसकी शारीरिक रक्षा हंसी में उड़ाने वाली कोई चीज नहीं थी, यह भयानक थी। इसलिए वृद्ध पुरुष जानता था कि विस्फोट से उसे थोड़ा हिलाने के अलावा वो पूरी तरह से ठीक था। नहीं, मैंने आज के लिए बहुत खेल लिया। तुषार ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। वो अभी भी यह पता नहीं लगा सका कि वृद्ध पुरुष ऐसा क्यों कर रहा था। ठीक है, शायद उसने ध्रुव के अंतिम हमले को देखने के बाद पता लगा लिया था, लेकिन क्या अभी भी उसके पीछे जाने की कोई आवश्यकता है? वृद्ध पुरुष ने वैसे भी वो देख लिया था जो वह चाहता था। ठीक है, लेकिन बस एक अनुस्मारक, तुम उसे फिर से देखोगे और उस समय तुम उसे हरा नहीं पाओगे, वृद्ध पुरुष ने मुस्कान के साथ कहा। वो ऊब गया था। कृष वास्तव में मनोरंजक नहीं रहा था। क्यों न तुषार को लड़के को प्रशिक्षित करते देखा जाए, उसने सोचा। तुषार ने वृद्ध पुरुष को देखा। वह जानता था कि वृद्ध पुरुष क्या कह रहा है। अगर तुम उसे अभी नहीं हराओगे तो तुम्हें फिर कभी अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल यह था कि एक मानव लड़के को हराने से उसका क्या भला होगा? जैसे कि वृद्ध पुरुष उसका मन पढ़ सकता हो, उसने कहा, जब समय आएगा तो ये कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुम डींगे हाँक सकते हो। ड्रैगन अभिमानी प्राणी के रूप में जाने जाते हैं और तुषार भी बहुत अभिमानी है, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे उन चीजों के बारे में डींगे हाँकने में मजा आता था जो उसने की थी या हासिल की थी। यही एक कारण था कि उसके पास इतने सारे खजाने थे। अगर शून्य ने मणि नहीं ली होती और उसे जगाया नहीं होता, अगर समूह ने तालाब के अंदर देखा होता तो वे अंदर रखे चमकदार चीजों के ढेर के झटके से बेहोश हो सकते थे। डींगे हाँकने के लिए कुछ बूढ़े आदमी, क्या तुम निश्चित हो कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? तुषार, जिसने पहले रुचि खो दी थी, अचानक उत्सुकता से वृद्ध पुरुष को देखने लगा। वो एक मानव लड़के को हराने के बारे में दूसरों से क्यों डींगे हाँकेगा? अगर यह एक शक्तिशाली आदमी होता तो वह वास्तव में रुचि रखता, क्योंकि वो लड़का मुझसे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा, वृद्ध पुरुष ने मुस्कान के साथ कहा। बेशक उसे तुषार पर भरोसा था, इसलिए वह जानता था कि वह उसे इतना बता सकता है। वह जानता था कि तुषार ध्रुव को नहीं मारेगा, खासकर यह सुनने के बाद कि वह उससे अधिक शक्तिशाली होगा। बूढ़े आदमी से अधिक शक्तिशाली? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास भविष्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकने वाले किसी को हराने का अवसर है? ये वास्तव में डींगे हाँकने वाली बात है। तुषार गहरे विचारों में डूब गया। इसे ऐसे लो जैसे मैं तुमसे उसे प्रशिक्षित करने के लिए कह रहा हूं। तुम ये भी कह सकते हो कि तुमने उस लड़के को प्रशिक्षित किया था।
वृद्ध पुरुष ने उसे मनाना जारी रखा। वृद्ध पुरुष ने पहले ही ध्रुव के गंतव्य का अनुमान लगा लिया था जब उसने उसे जिस दिशा में जाते देखा था, इसलिए वह जानता था कि ध्रुव जल्द ही यहाँ से जाने वाला है। वह इस जगह को छोड़ने से पहले उसे और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद करता था। यह ध्रुव के लिए अनुचित लग सकता है, लेकिन यह उसे तब सहायता करेगा जब वह दुनिया देखने के लिए इस महाद्वीप से बाहर निकलेगा। वह वर्तमान में वृद्ध पुरुष की पसंद के हिसाब से बहुत कमजोर था। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम झूठ न बोल रहे हो। तुषार सहमत हो गया। चूंकि वृद्ध पुरुष ने कहा कि उसे इसे ऐसे लेना चाहिए जैसे वह उससे लड़के को प्रशिक्षित करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब था कि वृद्ध पुरुष उसे उसके प्रयास के लिए पुरस्कृत करेगा। यह एक बुरा सौदा नहीं था क्योंकि वह भविष्य में इसके बारे में डींगे भी हाँक सकेगा। वृद्ध पुरुष ने सिर हिलाया और अपनी पर्वत चोटी पर वापस चला गया। वह देखना चाहता था कि कृष्ण संशोधित व्यूहरचना को तोड़ने में कितनी दूर तक गया है। तुषार ने अपना मुंह खोला और बर्फ का एक बादल उगला। वह धीरे धीरे उसमें से गुजरा और उसके झुलसे हुए शल्क अपने पिछले नीले रंग में वापस आ गए। पर्वत चोटी पर पहुंचने पर वृद्ध पुरुष निराश नहीं हुआ। कृष्ण ने पहली बार की तरह ही व्यूहरचना को तोड़ दिया था, लेकिन पहली बार के विपरीत उसने चोटी नहीं छोड़ी। अब बताओ बूढ़े आदमी, यह जगह क्या है? उसने पूछा। तुषार ने पीछा किया और 40 मिनट के भीतर जल्दी से ध्रुव को पकड़ लिया। उसने तुरंत हमला किया, लेकिन अन्य समयों के विपरीत इस बार उसने ध्रुव को ये देखने की कोशिश करने के लिए बहुत सारे अवसर दिए कि क्या वह उन्हें देख पाएगा। वृद्ध पुरुष ने कहा कि उसे ध्रुव को प्रशिक्षित करना चाहिए और वह वही करेगा, लेकिन वह अभी भी उसे समय समय पर पीटता था। ध्रुव कुछ अवसरों का लाभ उठाने और तुषार पर हमला करने में सक्षम था, लेकिन क्योंकि वह अभी भी पर्याप्त अनुभवी नहीं था, वह उन सभी को नहीं देख सका। एपिसोड 206। जब भी उसे भागते देखो भागो। तुषार कभी भी ध्रुव को उस पर आक्रमण करने और बच निकलने देता, फिर उसे 20 मिनट तक आराम करने देने के बाद उसका पीछा करता। दूसरी ओर ध्रुव को यह विचित्र नहीं लगा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि तुषार शायद इसलिए उनका पीछा कर रहा था क्योंकि उसे अपनी मणि वापस चाहिए थी। ध्रुव से अनजाने में निरंतर आगे पीछे की लड़ाई धीरे धीरे उसके शरीर में तात्विक सार को बढ़ा रही थी, क्योंकि उसे प्रत्येक लड़ाई के बाद इसे फिर से भरना पड़ता था। इस दर पर उसे उत्पत्ति स्तर के 5वें चरण में पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। 2 घंटे और बीत गए, लेकिन लड़ाइयों के कारण ध्रुव अभी भी अपने मित्रों से 2 घंटे से अधिक दूर था। उसने अनुमान लगाया कि वे अब तक व्यूहरचना तक पहुंच गए होंगे क्योंकि 3 घंटे से अधिक हो चुके थे। यदि वे वहां नहीं भी पहुंचे थे तो वे उससे बहुत दूर नहीं होंगे। दुर्भाग्य से वह अब विलयवस्था का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे तेजी से दौड़ना पड़ा। 1 घंटा और बीत गया और उस 1 घंटे में तुषार ने उस पर 2 बार आक्रमण किया। पहली बार की तुलना में तुषार ने देखा कि वह मनुष्य अधिक कमजोरियां देख पा रहा था। अब ध्रुव को एक ऐसा आक्रमण करने में 5 मिनट से भी कम समय लगता जो उसे कुछ समय के लिए रोके रखता, जिससे दोनों बच निकलते। ध्रुव की तुलना में शून्य कमजोरियों को पहचानने में तेज था, जिससे दोनों के लिए काम आसान हो गया। वह वही था जो किसी कारण से प्रत्येक लड़ाई के दौरान सबसे अधिक पिटता था। एक घाटी में ध्रुव की वर्तमान स्थिति से कुछ मील दूर। ये दुख की बात है कि नक्षत्र अकादमी का युवक यहाँ मर गया। वह इतने समय तक मेरे प्रति बहुत निष्ठावान रहा था, समूह का नेतृत्व कर रहे युवक ने कहा। वह कोई और नहीं बल्कि गरुड़ साम्राज्य का 12वां राजकुमार था। उसके दल में नील के साथ साथ राजकीय अकादमी के कुछ जीवित युवक भी थे। उनके 8 लोगों का समूह घटकर 4 रह गया था, लेकिन वे सभी भाग्यशाली महसूस कर रहे थे क्योंकि मरने वाले वे नहीं थे। तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि वह मर गया? हो सकता है कि हमारे जाने के बाद वह बाहर आ गया हो, 2 युवकों में से एक ने कहा। हम ये संभावना भी है। आखिरकार हम सब ने सोचा था कि नील भी मर गया है, उसे देखने के बाद ही हमें पता चला कि वह पहले बाहर आ गया था, दूसरे युवक ने कहा। जिस युवक की बात हो रही थी वह नक्षत्र अकादमी का वही युवक था जिसे ध्रुव ने उस गुप्त स्थान पर मार डाला था, लेकिन उनके लिए ये जानने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि उनमें से कोई भी उस स्थान पर प्रवेश नहीं किया था। नील ने अधिक कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलता रहा। यहाँ बिताए लगभग 6 महीनों ने उसे जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। वह कई बार मृत्यु का सामना कर चुका था और कुछ अवसरों पर उसे लगा कि वह सचमुच मर जाएगा, लेकिन सहायता हमेशा अप्रत्याशित लोगों से मिलती, ऐसे लोग जिनकी उसे पूरी निश्चितता थी कि यदि वह उन्हें उसी संकट में देखता तो वह उनकी सहायता नहीं करता। वह शायद दूर से देखता रहता जब उनके शत्रु उन्हें मार रहे होते। एक समय तो ऐसा भी था जब वे आलोक और दमन से निपटने की योजना बना रहे थे, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी सिर्फ इसलिए कि वे समय पर नहीं आए थे। उसे लगा कि उनकी सोचने की प्रणाली बहुत बचकानी थी। उसने हमेशा सोचा था कि चंद्र अकादमी के लोग शत्रु हैं, यही राजकीय अकादमी ने उसे विश्वास दिलाया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह गलत था, पूरी तरह से गलत। फिर भी राजकीय अकादमी ऐसा क्यों कहेगी कि वे शत्रु हैं यदि वे वास्तव में नहीं थे? गर्र एक गर्जना ने अचानक उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। वह क्या था? 12वें राजकुमार ने अपने पीछे देखते हुए पूछा। मुझे कोई अनुमान नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इस ओर आ रहा है, पहले बोलने वाले युवक ने कहा। दूसरों ने सिर हिलाया और अपनी पिछली गति से चलते रहे।
दूसरी ओर नील ने अधिक विचारपूर्वक उनके पीछे देखा। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसके मन में एक आवाज कह रही थी कि भागो। दूसरों को चलते देखकर वह भी चलता रहा, लेकिन किसी भी स्थिति में भागने के लिए स्वयं को तैयार रखा। एक वन में ध्रुव तेजी से दौड़ रहा था। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह उस प्रकार का व्यक्ति है जिसे लड़ाई का आनंद आता है, लेकिन तुषार के विरुद्ध वह पूरी तरह से थक गया था। यह न जानने का भय कि क्या वह हर बार उससे लड़ने पर बच पाएगा उसे अब उससे दोबारा सामना नहीं करने देना चाहता था। वह आभारी महसूस कर रहा था कि वह इतने समय तक बच निकलने में सक्षम रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि अगली बार मिलने पर वह बच पाएगा या नहीं। उसके मित्रों की भी समस्या थी। वे ये सोचकर डर गए होंगे कि वह मर गया होगा क्योंकि वह अभी तक नहीं पहुंचा था। वहां एक घाटी होनी चाहिए, यह उस सामान्य मार्ग से तेज है जिसे मैंने लेने की योजना बनाई थी, ध्रुव ने अपनी बाईं ओर संकेत करते हुए कहा। उसने नक्शे का ठीक से अध्ययन किया था और व्यूहरचना के स्थान पर वापस जाते समय गुजरने वाले अधिकांश स्थानों को याद कर लिया था। जल्दी में होने के कारण वह इस घाटी के बारे में भूल गया था। अब जब वह इसके निकट पहुंचा तो उसे यह याद आया। बिना किसी देरी के वह मुड़ा और सीधे उस घाटी की ओर बढ़ गया जहां 12वें राजकुमार का समूह चल रहा था और तुषार ठीक उसके पीछे था। ध्रुव जल्द ही घाटी के आरंभ में पहुंच गया। अपने पीछे देखते हुए वह स्पष्ट रूप से तुषार को निकट आते हुए देख सकता था। वह सीधे घाटी में घुस गया इस आशा में कि तुषार के पकड़ने से पहले वह इससे बाहर निकल जाएगा। उसके अनुमान के अनुसार इस मार्ग को लेने से व्यूहरचना तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय में कम से कम 45 मिनट की कटौती होगी। आगे लोग हैं, शून्य ने सबसे पहले समूह को महसूस किया। ओह, तो बेहतर होगा कि वे मेरे मार्ग में न आएं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। वह पहले से ही पीछा किए जाने से क्रोधित था। यदि इन लोगों ने उसे विलंब करने का प्रयास किया तो उसे उन्हें इसका पश्चाताप कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही इसकी कीमत तुषार को उसके निकट आने देना क्यों न हो। समूह की आकृतियां जल्द ही ध्रुव के आगे दिखाई दीं। नील जो समूह के पीछे चल रहा था उसने पीछे मुड़कर देखा और वह ये देखकर चकित रह गया कि कोई उनकी दिशा में दौड़ रहा है। उसने तुरंत तुषार को नहीं देखा, इसलिए उसने उस व्यक्ति को ठीक से देखने का निर्णय किया। दूसरों ने देखा कि वह रुक गया है और उन्होंने भी एक दृष्टि डाली। उनकी आंखों में तिरस्कार दिखाई दिया, भले ही उन्होंने यह नहीं देखा था कि वह व्यक्ति कौन था। जल्द ही नील का भाव बदल गया। उसने तुरंत पीछे हटना आरंभ कर दिया। भागो यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो, उसने मुड़ने से पहले कहा। 12वें राजकुमार ने भागने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्यों भाग रहे हो? क्या वह चंद्र अकादमी का लड़का नहीं है? 12वें राजकुमार ने पूछा। हाँ, अब मुझे जाने दो। बस एक सलाह, अगली बार जब तुम उसे भागते हुए देखो तो तुम भी अपनी जान बचाने के लिए भागना। नील ने 12वें राजकुमार का हाथ झटक दिया और भाग निकला। ध्रुव जो समूह के लगभग निकट था वह किसी को भागते हुए देखकर चकित रह गया, लेकिन उसने शीघ्र ही पहचान लिया कि वह नील था। ये तीसरी बार था जब वह पीछा किए जाने के दौरान उससे मिला था। ये सोचना कि वह उसे भागते हुए देखते ही भाग जाएगा। क्या ये वही लड़का नहीं है जिसे हमने पिछली बार देखा था जब तुम्हारा पीछा वे मेढक और छिपकलियां कर रहे थे? शून्य ने भागते हुए नील को देखा। उसे याद आया कि उन्होंने इस लड़के को पहले भी देखा था, पहली बार जब विद्युत वानर उनका पीछा कर रहे थे और फिर मेंढकों और छिपकलियों द्वारा। अब वे फिर से पीछा किए जाने पर उससे मिले थे। कितना संयोग था। हाँ, यह वही है। यह ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे मैं कोई चलता फिरता संकट हूं? ध्रुव ने नील की प्रतिक्रिया से थोड़ा चकित महसूस करते हुए पूछा। ठीक है, यदि हम जुड़े नहीं होते मैं भी तुमसे दूर भाग जाता। तुम एक चलते फिरते संकट की तरह हो, शून्य ने उपहासपूर्वक कहा, और तुम संकट को खींचने वाले चुंबक हो, ध्रुव ने तीखेपन से उत्तर दिया। नमस्ते, उसने 12वें राजकुमार के समूह की ओर हाथ हिलाया जब वह उनके निकट पहुंचा, इस आशा में कि वह उनके पास से तेजी से निकल जाएगा। उसके पास रुककर उनसे बात करने का समय नहीं था। शायद वह इस स्थान को छोड़ने के बाद उनसे बात कर सकता था, लेकिन अभी के लिए उसके पास अपने फटे हुए कपड़े बदलने का भी समय नहीं था। उनसे बात करने का समय तो बहुत दूर की बात थी। पिछली बार जब उन्होंने तुषार के विरुद्ध लड़ाई की थी तो उसने उसके कपड़े नष्ट कर दिए थे। उसके पास अपनी भंडारंगूठी में कुछ अतिरिक्त कपड़े थे, लेकिन वह विलंब नहीं कर सकता था क्योंकि वह जानता था कि तुषार एक बार फिर उसका पीछा करेगा। अरे तुम क्यों भाग रहे हो? 12वें राजकुमार ने प्रश्न करते हुए ध्रुव का मार्ग रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ध्रुव ने एक विचित्र पदचाल का प्रदर्शन किया और वह पहले से ही उसके पीछे था। रुको, वह चिल्लाया। यदि मैं तुम्हारी स्थान पर होता तो मैं भागता, ध्रुव ने कहा, लेकिन उनकी ओर देखने के लिए मुड़ा भी नहीं। कम से कम उसने उन्हें चेतावनी तो दी। वह नहीं जानता था कि वे नील की तरह बुद्धिमानी से क्यों नहीं भागे। क्या 12वें राजकुमार और उसके समूह ने ध्रुव को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो? उन्हें लगा कि नील और भी अधिक पागल है। वह किसी को भागते हुए देखकर क्यों भागेगा? लेकिन उन्हें कुछ सेकंड बाद एक उत्तर मिला। एक ठंडी सिहरन उनके पीछे से आती हुई प्रतीत हुई जिसने उन्हें मुड़ने पर विवश कर दिया। गर्र उनका स्वागत तुषार की गर्जना से हुआ जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी।
12वां राजकुमार भय से कांप गया और अनजाने में एक पग पीछे हट गया। वह अकेला नहीं था जो डर गया था, उसके साथ जो 2 अन्य थे वे भूमि पर जड़वत खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं नीले हिम ड्रैगन को अपनी दिशा में आते देखकर उनके शरीर से निकल गई हों। ड्रा ड्रैगन, एक युवक ने अपने कांपते हुए हाथ को उठाते हुए हकलाया, तुषार की ओर संकेत करते हुए। तुषार, जो मूल रूप से ध्रुव का पीछा कर रहा था, ये सुनकर थोड़ा चकित हुआ। ऐसा नहीं था कि उसने उन्हें पहले नहीं देखा था, लेकिन वह इन महत्वहीन लोगों से परेशान नहीं हो सकता था। उसने अपना मुंह खोला, उन पर हिम की धाराएं छोड़ीं। 12वां राजकुमार घबरा गया। वे अब भाग नहीं सकते थे क्योंकि तुषार पहले से ही उनके बहुत निकट था। उसने चारों ओर देखा और ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसी समय उसने इसे स्पष्ट रूप से सुना, बहते पानी की ध्वनि। धारा में कूदो, वह पानी में गोता लगाते हुए चिल्लाया। वे इसके बहुत निकट थे, इसलिए हिम के उन तक पहुंचने से पहले कूदना बहुत संभव था। छपाक, अन्य 2 ने ये सुना और उसका अनुसरण किया। भीगना मरने से बेहतर था। छपाक छपाक, पानी में गोता लगाने वाले लोगों की 2 और ध्वनियां गूंजीं। तुषार ने उनकी ओर देखने की भी चिंता नहीं की और अपने मार्ग पर चलता रहा। वर्तमान में 2 लोग भाग रहे थे और एक ड्रैगन उनके पीछे पीछा कर रहा था। नील सबसे आगे था, लेकिन ध्रुव धीरे धीरे उसके निकट पहुंच रहा था, जबकि तुषार अपने और ध्रुव के बीच की दूरी को कम कर रहा था। नील, जो सबसे आगे था, अपने पीछे देखे बिना नहीं रह सका। पीछे देखते हुए वह ये देखकर चकित रह गया कि उसे न तो 12वां राजकुमार और न ही अन्य 2 दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें उस स्थान से हटी जहां वे पहले खड़े थे और उसने बहती धारा से एक सिर बाहर निकलते हुए देखा। 2 और सिर भी बाहर आए और उसने शीघ्र ही समझ लिया कि क्या हुआ था। उसने ध्रुव के पीछे देखा, ये जानने का प्रयास करते हुए कि इस बार उसका पीछा क्या कर रहा था। उसने भूमि पर कुछ भी नहीं देखा, इसलिए उसने उत्सुकता से आकाश की ओर देखा। तभी उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा भय मिला। वह हमेशा ये कैसे कर लेता है? नील को लगा कि यह सोचते ही उसका सिर गिर जाएगा। उसे अचानक याद आया जब वे पहली बार ध्रुव से मिले थे। उस समय उसने सोचा था कि उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। फिर वे उससे दोबारा मिले, उस समय वे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। ध्रुव वन से बाहर निकला और उनके शत्रुओं की ओर भागते हुए विचित्र व्यवहार किया। उसने आरंभ में सोचा था कि ध्रुव एक देशद्रोही है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पीछे क्या आ रहा है तो वह शीघ्र ही उसकी क्रियाओं का कारण समझ गया। फिर वह उससे तीसरी बार मिला। उस विशेष मुठभेड़ में उसने सोचा कि वह सचमुच मर जाएगा, लेकिन दूसरी मुठभेड़ की तरह ध्रुव एक वन से बाहर भागा और उसके पीछे कई मेढक और छिपकलियां थीं। ये चौथी बार था जब वह ध्रुव से मिल रहा था और अब वह ये कहने का साहस नहीं कर सकता था कि उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। इन पीछा करने वालों से हमेशा बचने में सक्षम होना ही उसे विशेष बना चुका था। वास्तव में यदि विशेष से ऊंचा कुछ होता तो ध्रुव वही था। जब उसने ध्रुव के साथ अपनी तीसरी मुठभेड़ के बारे में सोचा तो उसे अचानक उस युवती की याद आई जिसे मेढक ने निगल लिया था। काश उसने मुझे बताया होता कि उन वानरों ने उसके साथ क्या किया था। उसने दुख से सोचा। कभी कभी उसकी उत्सुकता उसे इस बारे में विभिन्न विचार देती थी कि वानरों ने उस युवती के साथ क्या किया होगा। कई परिदृश्य बनाने के बाद भी वह ये पता नहीं लगा सका कि उन्होंने उसके साथ क्या किया था। काश वह जीवित होती तो वह उसे खोजने का प्रयास करता ताकि वह उसे बता सके कि उन्होंने उसके साथ क्या किया था। नमस्ते, ध्रुव की आवाज ने उसे उसके विचारों से वापस लाया। जब उसने अपनी ओर देखा तो उसने देखा कि ध्रुव पहले ही उसके निकट पहुंच चुका था। अलविदा, ध्रुव ने उसे पार करते हुए कहा। उसे एक मुस्कान देना नहीं भूला। वे घाटी के अंत के लगभग निकट थे, लेकिन नील जानता था कि अंत तक पहुंचने से पहले तुषार उसे पकड़ लेगा। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। छपाक, इसके साथ ही ध्रुव घाटी में भूमि पर बचा एकमात्र मानव था, बाकी सब उसकी कृपा से पानी में थे। तुषार ने नील की ओर नहीं देखा क्योंकि वह समय पर मार्ग से हट गया था, इसलिए उस पर आक्रमण करने का कोई लाभ नहीं था। शून्य ने नील को दया से देखा। उसे लगा कि पानी में कूदना उतना ही कष्टदायक है जितना तुषार से पिटना। ध्रुव सोच रहा था कि वे तुषार से कैसे निपटेंगे जब शून्य ने अचानक एक विचित्र प्रश्न पूछा। क्या तुम जानते हो कि एकमात्र समय जब हमारा पीछा किया जा रहा था और हम उस लड़के से नहीं मिले वह तब था जब हमारा पीछा उन खरगोशों ने किया था? शून्य ने पूछा। हाँ, तुम अब ये बात क्यों उठा रहे हो? जब भी ध्रुव उन खरगोशों के बारे में सुनता उसे लगता कि वो वहां वापस जाकर उस कष्ट देने वाले सरदार खरगोश को टुकड़ों में तोड़ दे। कुछ नहीं, मैंने बस सोचा कि मुझे तुम्हें सूचित करना चाहिए, शून्य ने कहा। ठीक है, मुझे उस मूर्ख खरगोश को याद करना पसंद नहीं है। नील देखता रहा जब तक ध्रुव और तुषार दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा बच निकलने में सफल हो जाता है। नील को अचानक कुछ समझ आया। ध्रुव की गति भयानक थी। उसने पहले इस बारे में वास्तव में नहीं सोचा था, लेकिन इस बार ध्रुव को इतने कम समय के लिए दौड़ते हुए देखकर वह हक्का बक्का रह गया। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? उसने स्वयं से पूछा। वह शीघ्र ही पानी से बाहर निकला और उसी स्थान पर खड़ा हो गया। 12वें राजकुमार और उसके साथियों के आने की प्रतीक्षा करने लगा।
तुमने हमें चेतावनी क्यों नहीं दी? 12वें राजकुमार के साथ 2 युवकों में से एक ने उस पर चिल्लाया। नील का भाव गहरा हो गया और वह लगभग आक्रमण करने ही वाला था। उसने उत्तर देने से पहले स्वयं को नियंत्रण में रखा। पहले तुम अपनी स्थिति याद रखो। दूसरे, मैंने तुम सबको चेतावनी दी थी। वे सब यहाँ घूमते थे, लेकिन 12वें राजकुमार के अतिरिक्त उसकी स्थिति उनसे कहीं ऊंची थी। वे केवल राजकीय अकादमी में जाने वाले छात्र थे। वो दूसरी ओर राजसी परिवार का था। तुमने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, 12वें राजकुमार ने बीच में कहा, जब उसने महसूस किया कि दूसरे अपनी स्थिति के कारण नील का सामना नहीं कर सकते। ये कहने के लिए उन्हें उकसाने वाला वही था। उसे ये सोचकर कष्ट हो रहा था कि तुषार के आक्रमण से बचने के लिए उसे पानी में कूदना पड़ा, इसलिए वह इसे नील पर निकालना चाहता था। मैंने तुमसे भागने के लिए कहा था। यह मेरा काम नहीं है कि तुम भागने का निर्णय करते हो या नहीं। या तुम मुझसे यह अपेक्षा करते हो कि मैं प्रतीक्षा करूं और तुम्हें सब कुछ समझाऊं और स्वयं को संकट में डालूं? नील पीछे नहीं हटा। भले ही वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वह 12वां राजकुमार था। वो गलत नहीं था, तो वह उसे केवल इसलिए अपनी कुंठा निकालने क्यों देता क्योंकि वो क्रोधित था। दूसरों के विपरीत वह उससे नहीं डरता था। ऐसा नहीं था कि वो अगला सम्राट बनने वाला था। 12वें राजकुमार ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, फिर उसने एक छोटी सी हंसी छोड़ी और नील के कंधे पर थपथपाया। वो लड़का फिर से किस अकादमी से था? उसने पूछा। चंद्र अकादमी। दोनों युवकों ने एक साथ उत्तर दिया। हम फिर से चंद्र अकादमी। क्या यह वही अकादमी नहीं है जहां से वे 2 मूव भी थे? 12वें राजकुमार ने फिर से दोनों की ओर देखा। वे शीघ्र ही समझ गए कि वह किसके बारे में बात कर रहा है और उन्होंने सिर हिलाया। वह आलोक और दमन के बारे में बात कर रहा था। अच्छा है, यह अच्छा है कि हमें अपने हिसाब बराबर करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। हम बाद में अकादमी का दौरा करेंगे। 12वें राजकुमार ने नील को छोड़ दिया और आगे चलने लगा। लेकिन मैं काफी उत्सुक हूं, उसने ऐसा क्या लिया कि एक ड्रैगन उसका पीछा करने लगा? यह एक महान खजाना होना चाहिए क्योंकि यह एक ड्रैगन का है, उसने कहा और उसके चेहरे पर लालच स्पष्ट था। एक शक्तिशाली ड्रैगन का उसका पीछा करना और उन पर ध्यान न देना, इसका अर्थ था कि उसने ड्रैगन का खजाना ले लिया था। हर कोई जानता था कि ड्रैगन से संबंधित वस्तुएं कितनी मूल्यवान होती हैं। यदि वह इसे प्राप्त कर सका तो शायद उसकी शक्ति आसमान छू लेगी। उस समय वह अपने भाई से नहीं डरेगा। यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली है तो वह जो भी सम्राट बनेगा उसे मार देगा और सत्ता संभाल लेगा। वो जन्म से ही बहुत महत्वाकांक्षी था और शायद जल्द ही उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। ये कुछ मूल्यवान होना चाहिए, एक युवक ने कहा। हाँ, अत्यंत मूल्यवान। दूसरे ने सिर हिलाया। 12वें राजकुमार ने तुषार के उड़ने के बाद गिरी बर्फ को छूने के लिए नीचे झुका। मैंने भी यही सोचा था, चलो उनका पीछा करते हैं। ड्रैगन का धन्यवाद, हमारे पास एक निशान है। नील ने 12वें राजकुमार की ओर देखा लेकिन अधिक कुछ नहीं कहा। हाँ, वो उत्सुक था कि ध्रुव ने वानरों, मेंढकों और छिपकलियों और अब एक ड्रैगन के साथ क्या किया होगा, लेकिन उसने कभी इसे प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचा था। वो समूह के साथ चलता रहा जो तुषार द्वारा छोड़े गए निशान का अनुसरण कर रहा था, लेकिन उसकी अन्य योजनाएं थीं। एक परिसर में एक 3 मंजिला इमारत देखी जा सकती थी। उसके कुछ हिस्से नष्ट हो गए थे। यदि कोई निकट से देखे तो उसे पता चलेगा कि कुछ विनाश बहुत समय पहले नहीं हुआ था। धड़ाम, एक मानव आकृति इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल से बाहर निकली। उसके पीछे हिमशूल सीधे उसकी ओर आ रहे थे। वह आकृति ध्रुव की थी, निस्संदेह। घाटी से भागने के बाद वह एक वन से गुजरा, इससे पहले कि तुषार इस परिसर में उसे पकड़ लेता। वह तब से उससे लड़ रहा था और उसे अभी अभी इमारत के दूसरी ओर से फेंका गया था, खिड़कियों के साथ साथ लगभग नष्ट हो चुकी दीवारों से गुजरते हुए जो उसके शरीर के संपर्क में आते ही टूट गईं। दीवारें उसकी आकृति को नहीं रोक सकीं क्योंकि वह इमारत के एक ओर से दूसरी ओर चला गया। शून्य, इसे इस ओर मत आने देना, ध्रुव ने हवा में कलाबाजी करते हुए कहा, जबकि वह भूमि पर गिरने से पहले स्वयं को स्थिर करने के लिए पवन तत्व का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन चूंकि उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया था, वह अपने पैरों पर उतरा और रुकने से पहले कुछ मीटर तक घिसटता चला गया। जैसे ही वह रुका, वह अपनी बाईं ओर हट गया और हिमशूल उस भूमि पर गिरे जहां वह पहले खड़ा था। ध्रुव ने राहत की सांस छोड़ी। फ्यू, बाल बचा। वहां सब कैसा है? उसने इमारत में भागते हुए शून्य से पूछा। अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि यह चीज मुझसे घृणा करती है। शून्य लगभग रोना चाहता था। जब भी ध्रुव दृश्य में नहीं होता था तो तुषार उसे बहुत पीटता था, लेकिन हमेशा ये सुनिश्चित करता कि उसे दूर न फेंके, इस तरह वो उसे और पीट सकता था। मैं आ रहा हूं, मरने की कोशिश मत करना, ध्रुव ने सलाह दी। वो शीघ्र ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। कुछ ही समय में ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। तुषार इस बार नीचे नहीं उड़ा, वह हवा में ही रहा। चूंकि ध्रुव उड़ नहीं सकता था, इसलिए उस पर आसानी से आक्रमण करने का एकमात्र उपाय तब था जब वह ऊंची भूमि पर हो। पिछली बार जब उसे खिड़की से फेंका गया था तब वह गलती से तुषार की पूंछ की चपेट में आ गया था। ध्रुव शून्य की पीड़ा देखकर स्तब्ध रह गया। तुम सही कह रहे हो, ये सचमुच तुमसे घृणा करता है। सौभाग्य से ध्रुव समय पर आ गया।
शायद ये जानता है कि तुमने ही इसकी मणि चुराई है। ध्रुव ने उपहास किया, यह कोई हंसी की बात नहीं है, मुझे इसे विचलित करने में सहायता करो जब तक मैं स्वयं को मुक्त न कर लूं। शून्य ने क्रोध से कहा। उसके पास अग्नि तत्व था, इसलिए वह स्वयं को मुक्त कर सकता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता तुषार ने उसे फिर से जमा दिया था। और भी कष्ट देने वाली बात यह थी कि वह आकाश तत्व से बच नहीं सकता था। हे, ध्रुव ने तुषार की ओर भागते हुए हंसा, तभी उसने अपनी कलाई झटकी। ये क्रिया करने के बाद उसने अपने अग्नि तत्व का उपयोग करके तुषार पर आक्रमण किया। शून्य, जो केवल भागने के बारे में सोच रहा था, उसने ध्रुव की क्रिया पर ध्यान नहीं दिया। एक हिमचाबुक अचानक उसके छोटे नितंब के ऊपर प्रकट हुआ और उस पर जोर से पड़ा। तुषार ने यह देखा और वह लगभग हंस पड़ा। मुझे पता था कि वह मनुष्य चाहता था कि मैं उसे पीटूं। उसने सोचा। शून्य दर्द से चिल्लाया जब चाबुक ने उसे मारा। हे, इससे उसे सबक मिलना चाहिए। ध्रुव मन ही मन हंसा, लेकिन ऐसा अभिनय किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो कि अभी क्या हुआ है। शून्य, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? उसने चिंता के साथ पूछा। उस दुष्ट ने मेरे नितंब पर चाबुक मारा, चलो चलो इसे मार डालते हैं, शून्य ने दर्द में कहा। वो अभी तक स्वयं को मुक्त भी नहीं कर पाया था कि उस पर फिर से आक्रमण हो गया। अब उसे मणि चुराने का और भी अधिक पश्चाताप हो रहा था। यदि वो समय में पीछे जा सकता तो वह उसे नहीं लेता। बिना किसी और विलंब के उसने शीघ्र ही उस हिम को पिघला दिया जो उसके अंगों को रोके हुए थी, इससे पहले कि तुषार उसके नितंब पर फिर से चाबुक मारता। जैसे ही उसने स्वयं को मुक्त किया, वह अपनी दो पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और अपने नितंब को अपनी अगली टांगों से ऐसे रगड़ा जैसे कोई मनुष्य नितंब पर चाबुक पड़ने पर करता है। हमें पहले बचना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जो मुझे लगता है कि फिर से भागना ही है। ध्रुव के मन में तुषार को मारने का विचार भी नहीं आया। जब वह पहले विलयवस्था का उपयोग कर रहा था तब वह उसे नहीं हरा सका था, अब तो वह उसका उपयोग भी नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त वह तुषार को उस काम के लिए क्यों मारना चाहेगा जो उसने किया था? यह इसलिए है क्योंकि चाबुक तुम्हें नहीं पड़ा, इसीलिए तुम ये कह रहे हो। शून्य की आवाज रोने और सामान्य रूप से बोलने के बीच में थी। ध्रुव को लगा कि शून्य वास्तव में रोने से बस एक प्रश्न दूर है और उसने इसे अभी न पूछने का विकल्प चुना। एक बार जब वे बच निकलेंगे तब वो शून्य को परेशान करेगा। एक डरपोक बिल्ली की तरह व्यवहार करना बंद करो और वापस लड़ो। क्या तुम अपना प्रतिशोध नहीं लेना चाहते? उसने उसे आक्रमण करने के लिए उकसाया। शून्य ने क्रोध में चिल्लाने से पहले अंधकार तत्व से आक्रमण किया। उसने अंधकार का एक बादल बनाया और उसे तुषार की ओर भेज दिया। वो क्रोधित था। तुषार की हिम्मत कैसे हुई उसके नितंब पर चाबुक मारने की? यह अक्षम्य था। धड़ाम बैंग, नहीं, मैं बाद में प्रतिशोध लूंगा। चलो पहले बचने का कोई उपाय ढूंढते हैं। मार खाने के बाद शून्य ने शीघ्र ही प्रतिशोध का विचार त्याग दिया। वह किसका उपहास कर रहा था? दोनों के लिए तुषार से आमने सामने लड़ने का कोई उपाय नहीं था। उसे हराना तो बहुत दूर की बात थी, फिर भी वो उसे मारने के बारे में सोच रहा था। वह कितना मूर्ख था। ध्रुव हंसा और उसने भी आक्रमण किया। वह तुषार को गिराने का अवसर ढूंढना चाहता था और फिर भाग जाना चाहता था। वह पहले से ही व्यूहरचना के निकट था, लगभग 1 घंटा 30 मिनट या उससे कुछ अधिक। उसे आशा थी कि वहां पहुंचने से पहले तुषार उसे पकड़ नहीं पाएगा। धड़ाम, उसका अग्निगोला तुषार के हिमगोले से टकराया जिससे 2 दिशाओं में गर्मी और ठंडक फैल गई। ध्रुव ने तुरंत अपने अंकन का उपयोग करके आक्रमण किया, इससे पहले कि दोनों आक्रमणों के टकराने पर हुए विस्फोट के प्रभाव समाप्त होते। बाम दोनों अंकनों के आक्रमण तुषार से टकराए उसे थोड़ा नीचे धकेल दिया। ध्रुव ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और शीघ्र ही इमारत के ऊपर से कूद गया। अपने हाथ के चारों ओर एक मिट्टी का दस्ताना बना लिया। उसने अपना दाहिना हाथ तैयार किया और जैसे ही वह नीचे आते तुषार के निकट पहुंचा, उसने उसकी पीठ पर एक भयानक प्रहार किया। धड़ाम बैंग, तुषार का शरीर भूमि पर जा गिरा जिससे उसमें एक गड्ढा बन गया। दूसरी ओर ध्रुव अपनी मुट्ठी के टकराने के बाद हुए विस्फोट से ऊपर की ओर उछल गया। वो शीघ्र ही एक बार फिर इमारत के ऊपर उतरा और भागने के लिए मुड़ गया। शून्य, तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव ये देखकर अवाक रह गया कि शून्य इमारत के किनारे के निकट जा रहा है, उस गड्ढे को देख रहा है जो तुषार ने भूमि पर गिरने पर बनाया था। एक काला गोला ठीक उसके सिर के ऊपर बना जिसे उसने सीधे गड्ढे में भेज दिया। उसने उसे अपनी सामान्य गति से यात्रा करने भी नहीं दिया क्योंकि उसने उसे आकाश तत्व का उपयोग करके सीधे गड्ढे में पहुंचा दिया। बामगर, तुषार की दर्द भरी गर्जना गड्ढे से सुनाई दी। जब वह पहले भूमि पर गिरा था तो उसे वास्तव में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अंधकार तत्व की संक्षारक क्षमता हमेशा उसे हानि पहुंचाने का कोई न कोई उपाय ढूंढ लेती थी। यह उन अन्य कारणों में से एक था कि वह हमेशा ध्रुव की तुलना में शून्य को अधिक पीटता था। वो छोटी बिल्ली, बस अगली बार जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो प्रतीक्षा करना। वो दर्द से फुफकारा। गर्जना सुनने के बाद शून्य ने शीघ्र ही अपना सिर इमारत के किनारे से हटा लिया और कहा, जल्दी चलो इससे पहले कि वह ठीक हो जाए।
बिना बताए शून्य जानता था कि उसके प्रति तुषार की घृणा एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। बात बस इतनी थी कि यदि वह प्रतिशोध नहीं लेता तो उसे शांति नहीं मिलती। अब जब अवसर स्वयं प्रस्तुत हुआ तो निस्संदेह वह इसका उपयोग करने वाला था। ध्रुव ने उसे दया से देखा। प्रार्थना करो कि व्यूहरचना तक पहुंचने से पहले वह हमें न पकड़ ले। ध्रुव भी फिर से तुषार से न मिलने की अपनी संभावनाओं के बारे में आशावादी नहीं था। आखिरकार वहां पहुंचने से पहले अभी भी लगभग 1 घंटा 30 मिनट का समय था। जिस तरह से चीजें इतने समय से चल रही थीं, वो व्यूहरचना तक पहुंचने से पहले कम से कम एक बार उन्हें पकड़ सकता था। दोनों शीघ्र ही परिसर से बाहर भागे, दाईं ओर के वन में लुप्त हो गए। ध्रुव और शून्य के जाने के 15 मिनट बाद 4 लोगों का एक समूह परिसर में आया जो इमारत के उस ओर जा रहा था जहां तुषार गिरा था। समूह में 12वां राजकुमार नील और 2 अन्य युवक सम्मिलित थे। वे पानी से बाहर निकलने के बाद से ध्रुव और तुषार का पीछा कर रहे थे। फिर भी जब ध्रुव और तुषार ने यहां लड़ने में इतना समय बिताया तब भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। वे चले गए। 12वें राजकुमार ने परिसर का निरीक्षण करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इमारत मूल रूप से क्षतिग्रस्त थी, लेकिन उसने शीघ्र ही उसके उन नए हिस्सों को देख लिया जो टूटे हुए थे। क्या होगा यदि वह लड़का इमारत में छिपा हो? 2 युवकों में से एक ने कहा। वे बहुत दूर नहीं होने चाहिए, उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ कुछ ही समय पहले लड़ाई की थी। 12वें राजकुमार ने कहा और उस गड्ढे को देखा जो तुषार ने गिरने पर बनाया था। क्या वो इतना शक्तिशाली है कि यह कर सके? मुझे स्वयं देखना होगा। उसने फिर से निशान का अनुसरण करने से पहले सोचा। समूह बाईं ओर के वन की ओर बढ़ गया। ध्रुव दाईं ओर गया था, लेकिन चूंकि तुषार आमतौर पर उसे कुछ समय आराम करने के लिए देता था, इसलिए वह भी थोड़ा आराम करने के लिए बाईं ओर चला गया। 12वें राजकुमार या उनके समूह में से कोई भी यह नहीं जानता था, इसलिए वे तुषार का ये सोचकर पीछा करते रहे कि वो अभी भी ध्रुव का पीछा कर रहा है। जब समूह आगे बढ़ रहा था, नील परिसर की स्थिति के बारे में सोच रहा था। जब वे वहां पहुंचे थे, भूमि पर जो गड्ढा उसने देखा था वो स्पष्ट रूप से ड्रैगन द्वारा बनाया गया था, तो इसका अर्थ था कि ध्रुव उसे मारने में सक्षम था। उसने उसे केवल मारा ही नहीं, बल्कि उसने उसे भयंकर रूप से मारा था। यदि ड्रैगन उसके आक्रमण से इतना गहरा गड्ढा बना सकता है, तो क्या हम में से कोई भी इससे बच पाएगा? ये प्रश्न वो बार बार स्वयं से पूछ रहा था। 12वें राजकुमार ने पहले जो कहा था उससे ये जानना कठिन नहीं था कि वह उनके पीछे क्यों चल रहा था। वो बलपूर्वक खजाना एकत्र करना चाहता था। रुको, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं कि उनका अनुसरण करूं? यदि हम ड्रैगन या उस लड़के से मिलते हैं और राजकुमार खजाना एकत्र करना चाहता है, तो उनमें से कोई भी मेरी व्याख्या नहीं सुनेगा। वे मुझे तुरंत मार देंगे। नील ने भय से सोचा। दूसरे लोग लालच से अंधे हो गए थे, इसलिए वे इस तथ्य को भूल गए थे कि वे ड्रैगन के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। यदि ध्रुव उस सीमा तक उससे लड़ने में सक्षम था, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि ध्रुव लगभग ड्रैगन जितना ही शक्तिशाली था? 12वां राजकुमार किसी इतने शक्तिशाली व्यक्ति से बलपूर्वक कुछ लेने के बारे में सोचने का साहस कैसे कर सकता था? नील ने तुरंत उन्हें चेतावनी देने का निर्णय किया। तुम्हें नहीं लगता कि यह एक बुरा विचार है? 12वां राजकुमार उसे देखने के लिए रुक गया। तुम जानते हो, उस लड़के से खजाना चुराने का प्रयास करना। नील ने समझाया। तुम कह क्या रहे हो? यदि तुम साथ नहीं आना चाहते तो चले जाओ। 12वें राजकुमार ने अपना हाथ ऐसे हिलाते हुए कहा जैसे नील एक कष्ट देने वाली मक्खी हो। नील रुक गया और जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि 12वां राजकुमार उसका चचेरा भाई था। उसे केवल अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हुए नहीं छोड़ना चाहिए बिना उसे समझाने का प्रयास किए। इसके बारे में सोचो, क्या तुमने उनकी लड़ाई का परिणाम नहीं देखा? यदि वह लड़का ड्रैगन के विरुद्ध उस सीमा तक लड़ सकता है, तो इसका अर्थ है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। उसने 12वें राजकुमार को समझाना जारी रखा, लेकिन इस बार 12वें राजकुमार ने उसे एक दृष्टि डालने की भी चिंता नहीं की। नील कैसे कह सकता है कि उसे एक ड्रैगन के खजाने के बारे में भूल जाना चाहिए? यदि वह ऐसा अवसर हाथ से जाने देगा तो वह अवश्य ही मानसिक रूप से बीमार होगा। नील थोड़ा खींच गया जब 12वें राजकुमार ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने उसे अंतिम बार चेतावनी देने का निर्णय किया। यदि उसने उसकी बात नहीं सुनी, तो यदि उनके साथ कुछ भी होता है तो यह उसकी गलती नहीं होगी। उसे एक बार फिर 12वें राजकुमार द्वारा अनदेखा कर दिया गया। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। नील ने तुरंत समूह का अनुसरण करना बंद कर दिया और अपनी दिशा बदल दी। वह न तो उनके निकट रहना चाहता था और न ही ड्रैगन के। 12वां राजकुमार और अन्य लोग 15 मिनट और दौड़ते रहे। धीरे धीरे उस स्थान के निकट पहुंच रहे थे जहां तुषार आराम कर रहा था। वन की गहराई में तुषार अपनी आंखें बंद करके एक पेड़ के निकट आराम कर रहा था। उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं और उन्होंने थोड़ा चकित होकर अपने आगे देखा। ये छोटे बच्चे मेरा पीछा क्यों करेंगे? उसने जैसे ही 12वें राजकुमार और उसके समूह को महसूस किया, सोचा। वो उस स्थान से बहुत दूर नहीं गया था जहां उसने ध्रुव के विरुद्ध लड़ाई की थी, लेकिन 12वें राजकुमार और उसके समूह की गति को देखते हुए ये दूर लग रहा था। उसने उन पर निगरानी रखना जारी रखा और शीघ्र ही कुछ समझ गया।
तुषार बहुत लंबे समय से जीवित था, इसलिए वो जब भी लालच महसूस करता था उसे पहचान लेता था। यद्यपि 12वां राजकुमार उसके सामने प्रकट नहीं हुआ था, उसने पहले ही उसकी आंखों में लालच देख लिया था। यही लगता है कि मैं आखिरकार किसी को मारूंगा, तुषार ने सोचा। ध्रुव और शून्य की तुलना में उसे किसी और पर दया नहीं आई। ठीक है, उसे शून्य के लिए वास्तव में बहुत दया नहीं हो सकती है, लेकिन वह उसे नहीं मारेगा, इन मूर्खों के विपरीत जो अपनी मृत्यु की ओर दौड़ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी प्रतीक्षा करने लगा। 1 और मिनट बीत गया इससे पहले कि 12वां राजकुमार और उसका समूह वहां पहुंचे जहां तुषार लेटा हुआ था। देखो, ये ड्रैगन है। क्या तुम्हें लगता है कि यह घायल है? एक युवक ने यह देखकर फुसफुसाया कि तुषार ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। शायद चलो निकट चलते हैं, ये सबसे अच्छा होगा। यदि यह घायल हो तो हम इसे मार सकते हैं। एक ड्रैगन का हृदय एक सर्वोच्च खजाना है, 12वें राजकुमार ने कहा। उसे लगा जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो और उसने ड्रैगन को घायल करने के लिए ध्रुव को धन्यवाद देना भी आरंभ कर दिया। अब उन्हें केवल ड्रैगन को समाप्त करना था और वे उसका हृदय प्राप्त कर सकेंगे। जब मैं उस लड़के को देखूंगा तो मैं उसे इस उपहार के लिए धन्यवाद दूंगा, इससे पहले कि मैं वो खजाना ले लूं जो उसने ड्रैगन से चुराया था। उसने ड्रैगन का हृदय प्राप्त करने की संभावना से थोड़ा उत्साहित होकर सोचा। चूंकि तुषार एक हिम ड्रैगन था, उसका हृदय एक जल तत्वज्ञानी के लिए अधिक लाभकारी होगा, लेकिन 12वें राजकुमार को इसकी परवाह नहीं थी। इससे उसे जो थोड़ा सा लाभ मिल सकता था वह उसके स्तर को आसमान पर पहुंचा देगा। उसे 5 वर्षों के भीतर ऋषि स्तर तक पहुंचने का अवसर भी मिल सकता है। यह एक ऐसा स्तर था जिसके बारे में उसने ये भी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन के समाप्त होने से पहले पहुंच पाएगा। बहुत से लोग थे जो अधिपति स्तर में बहुत लंबे समय से रुके हुए थे, फिर भी उनमें से कोई भी आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं ढूंढ सका। उसने महल में एक अफवाह सुनी थी कि महल में एक ऋषि स्तर का तत्वज्ञानी है, लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं कर सका। 12वां राजकुमार और उसका समूह तुषार के निकट पहुंचे। उनके हृदय केवल ये सोचकर बेतहाशा धड़क रहे थे कि वे क्या करने वाले थे। जैसे ही वे तुषार के 5 मीटर के भीतर पहुंचे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। जिस क्षण उन्होंने अपने आक्रमण छोड़े, तुषार जिसने पहले अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, उसने उन्हें खोला और उत्सुकता से समूह को देखा। उसने आक्रमणों से बचने का प्रयास भी नहीं किया। उसका पारदर्शी कवच उसके शरीर पर प्रकट हुआ और उसने आसानी से उनके आक्रमणों को रोक दिया। समूह में 12वां राजकुमार एकमात्र था जो उत्पत्ति स्तर के 3वें चरण तक पहुंचने में कामयाब रहा था, अन्य 2 केवल दूसरे चरण में थे, और ध्रुव के विपरीत उनके पास अपने चरणों से अधिक शक्तिशाली आक्रमण शक्ति भी नहीं थी। उनके आक्रमणों को रोकने के बाद वह खड़ा हो गया और अपनी बड़ी आंखों से उन्हें देखा। उनमें चंचलता का संकेत था। पहले का शांत वन 12वें राजकुमार और उसके साथियों की आतंक की चीखों से कोलाहलपूर्ण हो गया।